हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। सुप्रीम कोर्ट टॉपिक था टेस्ट का। आईएएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यापक शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार को उल्लिखित किया गया है। बिल्कुल ठीक है, कई अनुच्छेदों के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है संविधान के अंदर। सेकेंड पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है, संविधान का संरक्षक है, कस्टोडियन है और मूल अधिकारों का संरक्षक है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि आर्टिकल 2661 इसके अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पे बना रहता है। आंसर होगा 65 ईयर। न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। हाई कोर्ट के जज के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 ईयर की है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 ईयर है। अमेरिका में न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज नहीं होती है। जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक न्यायाधीश बने रहते हैं। यह स्वास्थ्य की कोई आधार बनाया जाता है। जब तक स्वास्थ्य ठीक है तब तक वो अपने पद पे बना रहता है। वहाँ रिटायरमेंट के लिए कोई एज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। संसद उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र और शक्तियों में कटौती कर सकती है। गलत है। संसद न्याय क्षेत्र और शक्तियों में उच्चतम न्यायालय की कोई कटौती नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय उसके न्याय क्षेत्र और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। बिल्कुल ये सही है, वृद्धि की जा सकती है लेकिन कोई कटौती नहीं की जा सकती। आंसर सी होगा। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। बिल्कुल, मूल अधिकारों के केस में आर्टिकल 13 ही न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। इसकी विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगी। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है और इसके द्वारा जो भी तरीके के विधियों का निर्माण किया जाता है और इसके डिसीजन को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अभिलेख न्यायालय है और इसके सारी की सारी विधियां सभी न्यायालयों के लिए, इसके सभी निर्णय सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हो जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन से विवाद उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, दो या अधिक राज्य हों या दो राज्य आपस में विवाद कर रहे हों, केंद्र या राज्यों के बीच में कई राज्य हों या केंद्र राज्य के बीच में विवाद हो, वो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण के माध्यम से वित्तीय आयोग के संदर्भ वाले मामले, ये भी इसके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। मूल क्षेत्राधिकार में केंद्र राज्यों के बीच विवाद और राज्यों के बीच में जो विवाद है वही शामिल होते हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो संबंधित है आर्टिकल 143 से, और जो न्यायालय के द्वारा सलाह दी जाती है राष्ट्रपति उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय जरूरी भी नहीं है, वो भी बाध्य नहीं है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे ही, दोनों चीज़ें हैं। मना भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने से मना भी कर सकता है। राम मंदिर में के केस में सलाह मांगी गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह राष्ट्रपति को नहीं दिया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, इन सारी चीज़ों का निर्धारण संसद के द्वारा होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव लोकसभा में कितने सदस्यों की सहमति चाहिए। 100। राज्यसभा की बात करेंगे तो 50। इतने लोग प्रस्ताव के पक्ष में हो तो प्रस्ताव सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है। बिल्कुल गलत है। उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। इनको कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है और किसी भी तरीके से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं कर सकते। इनको हटाने का जो तरीका है वो एक महाभियोग की प्रक्रिया है जिसमें संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी और प्रस्ताव पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा सकता है। तो ये क्वेश्चंस थे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड।
और भी अभी इससे रिलेटेड आपके साथ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।